कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मेरा नाम है हनी आजाद और आप देख रहे हैं एचएल लॉ कंसेप्ट। आज की इस मजेदार वीडियो में ये वीडियो लेक्चर एक्चुअली आधारित है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के ऊपर। क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, जैसे पॉलिटिक्स में जो कैंडिडेट एमपी या एमएलए की पोस्ट के लिए खड़े होते हैं तो उनमें उनके जो बैकग्राउंड है वो देखी जाती है कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं या नहीं आते। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रुख लेते हुए कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। सो इसकी वजह से कुछ डायरेक्शन 6 तरह की जो डायरेक्शंस जो इशू की हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज हम ये डायरेक्शन क्या है या इसकी बैकग्राउंड क्या है और इसकी डायरेक्शंस को इशू करने की क्या वजह हो सकती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए ये इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी आप दबा दें। थैंक यू दोस्तों। और अब शुरू करते हैं इस जजमेंट के बारे में कि इस जजमेंट में एक्चुअली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात कि इसमें जो जजेस का नाम है, ऑनरेबल जजेस का जो नाम है वो यहां पे मैंने लिखा है ऑनरेबल जजेस मिस्टर जस्टिस R.F. नरीमान और मिस्टर जस्टिस S. रविंद्रा भट्ट। सो S. रविंद्रा भट्ट, मिस्टर जस्टिस R.F. नरीमान एंड मिस्टर जस्टिस S. रविंद्रा भट्ट। So these are the names of honorable judges which have delivered this landmark judgment. So ये सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के ऊपर है। So दोस्तों, इस जजमेंट का जो नाम है, जो पिटिशनर थे इसमें राम बाबू सिंह ठाकुर थे और जो रिस्पोंडेंट थे जिनके खिलाफ जो रिट पिटिशन दायर की गई थी वो थी सुनील अरोड़ा एंड अनदर्स। सो दोस्तों, आपको मैं ये बात बता दूं कि ये एक्चुअली जो रिट पिटीशन थी ये कंटेम्प्ट पिटीशन के तौर में जो दायर की गई थी, कंटेम्प्ट पिटीशन के तौर पे दायर की गई थी। सो दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि एक पहले ऑलरेडी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के ऊपर क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स के ऊपर ऑलरेडी आ चुकी है। उसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट। 2019 सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी इसी टॉपिक के ऊपर एक जजमेंट थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो जारी की थी, जो डायरेक्शंस जारी किए थे, जिनका पूरी तरह से जो फॉलो अप नहीं किया गया, जिनको फॉलो नहीं किया गया, पूरी तरह से ओबे नहीं किया गया, तो इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 129 एंड 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 129 एंड 142 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हुए इस जजमेंट में कुछ 6 तरह की जो है डायरेक्शंस इशू की हैं। तो दोस्तों, इसको आगे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस था, इसमें डायरेक्शंस इशू की गई थी। डायरेक्शंस जो थी वो थी कि एक तो पहले ये बोला गया था कि फॉर्म जो है या फार्म पंजाबी में, हिंदी में फार्म या फॉर्म बोलते हैं, इसे भरना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले क्या था कि कैंडिडेट को फॉर्म भरना होगा। कोई भी अगर फॉर्म का भरना है तो उसके जो पार्टिकुलर्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं, पूरे पार्टिकुलर्स भरने होंगे। और दूसरी बात आपको बता दूं कि उसमें बोल्ड लेटर्स में अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में बेरवा देना होगा, इंफॉर्मेशन देनी होगी, जो डिटेल्स देनी होगी कि बोल्ड लेटर्स में अबाउट द क्रिमिनल केसेस। कोई भी कैंडिडेट एमपी या एमएलए की पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको जो एक तो फॉर्म भरना होगा, फॉर्म में
बोल्ड लेटर्स में बताना होगा कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या नहीं है। अगर है तो क्या मामला है, कोई एफआईआर है तो उसका एफआईआर का नंबर, अंडर विच सेक्शन, किन किन धाराओं के अधीन वो केस दायर किया गया था, और किस थाने में है, किस कोर्ट में उसका अगर चार्ज लग गया है या नहीं लग गया, चलान प्रेजेंट हो गया है कि नहीं हुआ है। अगर चलान प्रेजेंट हो गया उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम हो गया है या नहीं हुआ है। जैसे बहुत ही चर्चित मामला है जो कन्हैया कुमार जी का जो मामला है, बहुत ही ज्यादा वो एक पॉपुलर केस है। उसमें पहले तो एफआईआर दर्ज हुई थी, फिर एफआईआर के बाद चार्जशीट नहीं दायर की जा रही थी, 2-3 साल ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद चार्जशीट दायर की गई, फिर चार्ज नहीं लग रहा था, उसके बाद चार्ज भी अब फ्रेम हो गया। तो दोस्तों उसमें देखने वाली बात ऐसे ही जो यहाँ पे भी जो कैंडिडेट्स होंगे, जैसे वो जैसे बिहार से खड़े हुए थे एमएलए की सीट के लिए, तो सॉरी एमपी की सीट के लिए। तो दोस्तों अगर एमपी की सीट के लिए वो खड़े हुए थे तो उन्हें अपना बताना पड़ा होगा, फिर एक तो फॉर्म भरना पड़ा होगा, और दूसरा उनको बोल्ड लेटर्स में अपने क्रिमिनल केसेस की पेंडेंसी या डिसीजन आ गया है कि नहीं आया है उसके बारे में बताना पड़ा होगा। तो उसमें उन्होंने ये भी बताया होगा कि मेरे केस में ये वाली एफआईआर है, इन धाराओं में जो मेरे खिलाफ केस दर्ज हुआ था, तो उसका केस की जो है क्या बोलते हैं उसे, उस केस में भी चार्जशीट पुलिस ने दायर कर दी है या नहीं की है। अगर कर दी है तो क्या उसके मेरे खिलाफ चार्ज क्रिएट कर दिया है कोर्ट ने, चार्ज फ्रेम कर दिया है या नहीं किया है। अगर चार्ज फ्रेम कर दिया है तो कौन सी स्टेज पे चल रहा है कि एविडेंस कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी उसकी स्टेजेस होती हैं वो स्टेज बतानी होगी। तो दोस्तों इसके बाद बोला गया था कि वो अपनी जो रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे नरेंद्र मोदी, अगर उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो, या अमित शाह जी हैं वो उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो, तो उनकी पार्टी है बीजेपी। तो बीजेपी को बताना होगा कि मेरे खिलाफ कौन सा केस दर्ज है, उसकी एफआईआर क्या है, उसका कौन सी कोर्ट में वो पेंडिंग है। सारी बात अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बतानी होगी। और पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्क्लोज करे इन बातों का, जो उन्होंने कैंडिडेट ने इन्फॉर्म किया है रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसी इंफॉर्मेशन वो अपने वेबसाइट पे अपलोड करे, वेबसाइट पे, ताकि जो आम लोग हैं वो उस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें, देख सकें। तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी, उसके बाद उस वेबसाइट को अपडेट रखना है। तो उसके बाद क्या किया था कि कैंडिडेट एक न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार अपने नॉमिनेशन पेपर भरने के बाद, 2 नहीं 3 बार वो न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये इस बात का प्रचार खुद करेगा कि मेरे खिलाफ ये केसेस पेंडिंग हैं। तो दोस्तों ये थी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये डायरेक्शंस दी गई थी। तो अब हम आगे करते हैं कि इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रेजेंट केस जो रामबाबू सिंह ठाकुर वाला केस है, सुनील अरोड़ा, इस केस में जो 2020 में आया, इसमें इस केस का हवाला देते हुए ये बोला कि हमारे जो पिछले केस में जो डायरेक्शंस दी गई थी उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया गया, उनको फॉलो नहीं किया गया। जो भी जितनी भी कोई भी इलेक्शंस हुई हैं उनके उसके इस केस के आने के बाद, तो जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं उनमें इन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया। तो इस वजह से कोर्ट ने माना कि 129 आर्टिकल में इसकी कंटेम्प्ट मानी। तो अपनी कोर्ट 129 जो है इसमें बोला गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगी। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब अपनी कंटेम्प्ट की पनिशमेंट खुद दे सकती है, अपनी कंटेम्प्ट की पनिशमेंट खुद दे सकती है। अपने अपमान अपने मानहानि की जो सजा है उसे सुप्रीम कोर्ट खुद उसकी सजा
दे सकती है। तो इसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट होगी और ये 129 सेक्शन में आर्टिकल में ये बोला गया। और 142 में क्या बोला गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ अलग पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को लॉ से ऊपर उठ के जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, पार्टीज को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए या आम जनता को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए वो लॉ से ऊपर उठ के कोई भी फैसला कर सकती है। सो दोस्तों, इन डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया गया और इस मौजूदा केस में जो डायरेक्शंस दी थी वो क्या है वो आपको अभी, इससे पहले कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में क्या डायरेक्शंस दी गई थी इनको जाने, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ जो फैक्ट्स आपको मैं बता देना चाहता हूं, सम अलार्मिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे कि जनरल इलेक्शंस 2004 में 24% क्रिमिनल कैंडिडेट्स थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे पेंडिंग या डिसाइडेड, वो 24% थे। तो उसके बाद 2009 में ये बढ़के 30% हो गया, 6% की इंक्रीज हो गई 5 साल में। तो उसके बाद 2009 के 2014 में 34% हो गया, लेकिन 2014 से 2019 में ये जो 34% का जो डिजिट्स है, जो नंबर है, ये रिवर्स होके 43 हो गया। 43 होने का मतलब 9% की इंक्रीज होगी, 9% की जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स में इंक्रीज हो गई। ये जो फैक्ट्स हैं काफी अलार्मिंग हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन फैक्ट्स की वजह से काफी जो संज्ञान लिया, काफी सीरियस इस मामले को लिया और बोला कि जो मेरी प्रीवियस जो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 की जो जजमेंट है उसको फॉलो अप नहीं किया गया, ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ डायरेक्शंस दी, 6 किस्म की डायरेक्शंस दी जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जो इस क्रिमिनलाइजेशन को कम करना चाहिए था, ऑनरेबल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो फ्रेम की जाती हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही की जाती हैं। और जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाती है तो वो ये बोलती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपहेल्ड करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, देश के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो ये जो क्रिमिनल केसेस वाले बंदों को जो कैंडिडेट बनाया जाता है, प्रायोरिटी इनको दी जाती है। तो इसका कारण क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इनसे, पॉलिटिकल पार्टी से, तो इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। अब जानते हैं कि इस जजमेंट में जो डायरेक्शंस दी थी वो किस किस्म की डायरेक्शंस थी। दोस्तों अभी मैं फर्स्ट एंड सेकंड डायरेक्शन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट डायरेक्शन में यह बोला था कि जो सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शंस होंगी उनमें पॉलिटिकल पार्टीज की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज करें, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करें कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई केस दर्ज है, या उनके खिलाफ कौन कौन से केस दर्ज है, क्या उनका नाम है कैंडिडेट्स का, उनके खिलाफ कौन कौन से केस दर्ज है और उनकी एफआईआर नंबर क्या है, कौन अंडर सेक्शन विच द केसेस हैज बीन रजिस्टर्ड, मतलब कौन से केसेस, कौन से सेक्शन लगे हैं और कौन सा थाना है, कौन सी कोर्ट में केस चल रहा है, पेंडिंग है। तो अगर पुलिस ने चालान पेश कर दिया है कि नहीं किया है, ये सारी बातें मतलब डिस्क्लोज करनी है। इंफॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करनी है जिम्मेवारी बनती है पॉलिटिकल पार्टीज की। इस मामले में अगर सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन हो या स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन होती है लोकसभा की, और जो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होती है वो विधानसभा की इलेक्शन होती है। जैसे पंजाब में विधानसभा की इलेक्शन होगी तो एमएलए चुने जाएंगे, तो वो स्टेट लेवल पे इलेक्शन होगी। उसके बाद दोस्तों जब पॉलिटिकल पार्टी ने
इन कैंडिडेट्स को चुना जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है या क्रिमिनल केसेस जो पड़ गए हैं, FIR दर्ज हुई है, तो उन कैंडिडेट्स को अगर प्रायोरिटी दी जा रही है तो उसके पीछे रीजन देना पड़ेगा कि जो विदाउट क्रिमिनल केसेस वो वाले कैंडिडेट क्यों नहीं चुने गए, इनको क्यों प्रायोरिटी उनके ऊपर दी गई, क्या आपके पास और कोई कैंडिडेट नहीं थे? तो उसके बारे में रीजन दिए जाने जरूरी है। ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी क्या बनती है कि अपनी वेबसाइट पे उन कैंडिडेट्स का नाम, उनके खिलाफ कौन कौन से केस हैं, अंडर विच सेक्शन और किस थाने का केस है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है कि नहीं करी है, उसके बाद कोर्ट ने क्या चार्ज फ्रेम कर दिया है कि नहीं किया है, और रीजन व्हाई द पॉलिटिकल पार्टीज हैव चूजन दोज कैंडिडेट्स इन प्रायोरिटी टू दोज हु हैव नो क्रिमिनल बैकग्राउंड। तो जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है उन बंदों को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, उन बंदों को क्यों पीछे रखा गया, उन बंदों को क्यों आगे रखा गया, उनको क्यों टिकट दी गई जिनके खिलाफ पहले ही क्रिमिनल मामले रजिस्टर्ड हैं। तो इसके अलावा दोस्तों इस रीजन वाले पार्ट को कि क्या कारण है उनको प्रायोरिटी देने का, इसको और इलेबोरेट सेकंड डायरेक्शन में उन्होंने किया। सेकंड डायरेक्शन में बोला कि कोई भी कैंडिडेट अगर आपने चुना है, टिकट किसी को भी दिया है, तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी मेरिट्स, उसकी अचीवमेंट्स उसको जरूर दर्शाना है। उसको वेबसाइट के ऊपर आपको डिस्क्लोज करना ही होगा कि उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कि उसने MA किया है या BA किया है या 10th किया है, या फिर उसकी मेरिट्स क्या है। ठीक है, मेरिट्स क्या है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, क्या उसने कभी पहले यूनियन मिनिस्टर रहा हो, या फिर वो स्टेट लेवल पे मिनिस्टर रहा हो, या वो जिला लेवल पे किसी कमेटी का चेयरमैन रहा हो। ऐसी अचीवमेंट्स बतानी होगी, वो वेबसाइट के ऊपर दर्शाई जाएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी कि अगर उसके जीतने की संभावना ज्यादा हो तो इस वजह से उसे कैंडिडेचर नहीं देना, इस वजह से उसे टिकट नहीं देनी कि उसकी जीतने की संभावना ज्यादा है, उसकी विनेबिलिटी एट पोल्स इज हाई। तो उसको अगर जीतने की संभावना ज्यादा हो तो उसकी वजह से उसको टिकट नहीं दिया जाए। उसको टिकट देने के लिए ये 3 रीजन होने चाहिए, उसकी हाई क्वालिफिकेशन, उसकी हाई मेरिट, उसकी हाई अचीवमेंट्स। तो ये इस 3 कारणों की वजह से टिकट देने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट हो जाती है। तो आगे हम करेंगे कि 3rd एंड 4th जो डायरेक्शन है वो क्या है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने ये चेंज क्यों किया। आपको पता ही है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, आज 28 दिसंबर है और रात के करीब 1 बज चुके हैं। मैंने लेट ही शुरू किया था और इसको बनाते बनाते काफी टाइम लग जाता है। तो मेरे को ठंडी लग रही थी, सिर पे ठंड लग रही थी, तो मैंने टोपी अपने जो कैप है इसको पहन लिया। तो दोस्तों अब हम करेंगे 3rd और 4th डायरेक्शन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दी थी। तो उन्होंने बोला कि ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की ये ड्यूटी बनती है कि वो पब्लिश करें क्या पब्लिश करें इंफॉर्मेशन ऑन फेसबुक, ट्विटर या उनके जो पॉलिटिकल पार्टी के फेसबुक और ट्विटर के जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां पे, या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी हो, कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर इंस्टाग्राम का भी हो सकता है, तो उसके ऊपर भी वो अपने पब्लिश करे। और वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज की कोई भी अखबार के बीच में भी वो पब्लिश किया जाए, और एक नेशनल न्यूज़पेपर पे भी, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून, द हिंदू, उसमें भी अगर हो सके तो एक नेशनल न्यूज़पेपर पे जरूर जो है पब्लिश किया जाए कि हमने ये कैंडिडेट सिलेक्ट किए हैं, उनका ये नाम है, उनकी ये बैकग्राउंड है, उनकी ये अचीवमेंट्स, मेरिट्स और क्वालिफिकेशंस हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो वो भी जो है वो भी न्यूज़पेपर में, फेसबुक पे, ट्विटर पे और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश करना अनिवार्य कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में।
तो ये जो आगे आने वाली कोई भी इलेक्शंस होंगी, चाहे किसी भी स्टेट में एमएलए की इलेक्शन हो या फिर नेशनल लेवल पे लोग जनरल इलेक्शंस हो लोकसभा की, तो वहां पे ये जो रूल है वो मानने ही पड़ेंगे। अगर नहीं मानते, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानती हैं, तो कोई भी इंसान इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर सकता है। दोस्तों उसके बाद फोर्थ डायरेक्शन जो है वो टाइम पीरियड के रिगार्डिंग है कि अगर ये जो पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डालना है और उसके बाद अपनी फेसबुक पे, ट्विटर पे, एक लोकल न्यूज़पेपर पे, एक नेशनल न्यूज़पेपर पे, जो ये डालने का टाइम पीरियड है टाइम बाउंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको बोल दिया कि पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन 48 आवर्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। जब आपने किसी कैंडिडेट को टिकट बांट दी है, टिकट दे दी है, तो उसके 48 घंटे बीत जाने के बीच में, 48 घंटे के बीतने से पहले उसको पब्लिश करना है, जो भी यहां पे लिखा है। मतलब अगर ये नहीं होता तो दूसरी बात ये है कि कम से कम 2 हफ्ते पहले, जब उसने नॉमिनेशन डाल दिया तो कम से कम 2 हफ्ते पहले उसको जो इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। सो आगे हम 5th एंड 6th करेंगे, इसके बाद ये जजमेंट। तो दोस्तों अब 5th एंड 6th जो डायरेक्शन है उसको हम देखते हैं। 5th डायरेक्शन में ये बोला गया था कि 72 घंटे के विदिन, सिलेक्शन के 72 घंटे के विदिन पॉलिटिकल पार्टी ड्यूटी बाउंड है कि वो सबमिट करेगी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। हमने वे अपने फेसबुक ऑफिशियल अकाउंट पे और ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट पे और बाकायदा जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो ऑफिशियल अकाउंट अब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां पे हमने पब्लिश कर दिया है कैंडिडेट के सिलेक्शन के बारे में, कैंडिडेट की पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी क्रिमिनल केसेस की पेडेंसी भी, और उसके अलावा जो न्यूज़पेपर में 1 वर्नाकुलर एंड 1 नेशनल न्यूज़पेपर में जो पब्लिश करना था वो भी कर दिया और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल दिया है। तो ये रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को सबमिट करानी अनिवार्य है, मैंडेटरी है इस जजमेंट के थ्रू जो 2020 में आई है। यानी पहले हो सकता है कि अनिवार्य ना हो, लेकिन अब अनिवार्य, अब मैंडेटरी है कि रिपोर्ट सबमिट करवाए कि हमने ये काम कर दिया है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिपोर्ट सबमिट नहीं होती तो ये 6th एंड लास्ट डायरेक्शन इसी दिशा में है कि अगर ये रिपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसके लिए वो ड्यूटी बाउंड है, अगर वो नहीं रिपोर्ट सबमिट करवाते तो क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर डायरेक्शन दी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ड्यूटी बाउंड टू इंटीमेट दी नॉन कंप्लायंस बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो उसने नॉन कंप्लायंस की है पॉलिटिकल पार्टी ने, इसकी इंटीमेशन सुप्रीम कोर्ट को दे, यानी उसके नोटिस में ये लाया जाए कि उसने नॉन कंप्लायंस की है, यानी कंप्लायंस नहीं की है, जो ऑर्डर्स थे ऑर्डर्स को नहीं माना है, तो इसे उसके नोटिस में, अपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया जाए एज कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों ऐसा था। तो हमने ये सारा देख लिया कि जो डायरेक्शंस मैंने देखी है, इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को RTI डाल के, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में एप्लीकेशन डाल के भी हम पूछ सकते हैं कि क्या आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, या तेजस्वी यादव वाली RJD हो, या कोई भी ऐसी जो मैडम मायावती वाली जो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी BSP हो, मतलब उसने कोई रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करवाई है या नहीं करवाई है, ये RTI डाल के हम पूछ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वो रिपोर्ट अपनी फाइल करेंगे। अगर
हम आरटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डालेंगे तो इलेक्शन कमीशन को इंडिया को जो आरटीआई डालेंगे उससे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सतर्क हो जाएंगी। वो हो सकता है कि वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर दें, तो रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपने वो जो प्लेटफॉर्म बोले हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म और जो न्यूज़पेपर बोले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिपोर्ट दायर करने से पहले वो इंफॉर्मेशन भी डाल दें। और इंफॉर्मेशन अगर डाल दी जाएगी, पब्लिश की जाएगी, तो जो लोग हैं, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के आम कॉमन पीपल हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस बंदे को का क्या करैक्टर है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या इसकी अचीवमेंट्स हैं, और कितने केस इसके खिलाफ पेंडिंग है या नहीं है, और कैसे किस नेचर का जो ये केसेस, क्रिमिनल केसेस इसके खिलाफ पेंडिंग है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसको वोट डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमें अपने कैंडिडेट के करैक्टर के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। और डेमोक्रेसी तभी जो कामयाब हो सकती है अगर हमें अपने वोट को सही दिशा में, सही आदमी को, सही कैंडिडेट को डालने का अधिकार मिले। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट को पास करने के लिए मैं उनका आभार जो व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये सराहनीय जजमेंट, जो लैंडमार्क जजमेंट आई है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर, लाइक और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।